2019 वर्ल्ड कप फाइनल क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे क्लोज मैच, जहां कोई टीम रन्स की वजह से नहीं बल्कि रूल्स एंड लॉस की वजह से हारी हो। ये शायद हमारे जनरेशन की सबसे कंट्रोवर्शियल क्रिकेट मैच है, जिसने एक कंट्री से उसका जीता जिताया वर्ल्ड कप छीन लिया। उस मैच को अब लगभग आधा दशक हो चुका है, लेकिन आज भी उस मैच की काफी चर्चा होती है और लोग इंग्लैंड के उस जीत को बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। बाय द वे, उस दिन केवल न्यूजीलैंड की हार नहीं हुई थी, बल्कि हार हुई थी क्रिकेट के लॉस की और उस घटिया अंपायरिंग की। तो आइए आज समझते हैं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ और जानते हैं कि डिड इंग्लैंड रियली विन द वर्ल्ड कप। जियोग्राफिकली देखा जाए तो न्यूजीलैंड एक बहुत ही छोटी सी कंट्री है, केवल 5 मिलियन पॉपुलेशन, लेकिन इसके बावजूद भी समय समय पर न्यूजीलैंड ने वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर्स दिए हैं और क्रिकेट में हमेशा से ही अच्छा करती आई है। लेकिन एक चीज जो ये कंट्री हमेशा लैक करती है वो है लक। जी हाँ, शुरुआत से काफी अनलकी टीम रही है। अगर हम ओडीआई वर्ल्ड कप की हिस्ट्री को उठाकर देखें तो 2019 से पहले खेले गए टोटल 11 वर्ल्ड कप्स में से 8 बार नॉकआउट्स में क्वालिफाई की है। परफॉर्मेंस तो अच्छा है, लेकिन अगर हाइंडसाइट में देखा जाए तो 8 बार नॉकआउट्स तक क्वालिफाई करते हुए भी वर्ल्ड कप नहीं उठा पाई है। एज ए रिजल्ट न्यूजीलैंड फैंस काफी हार्ट ब्रेक विटनेस कर चुके हैं, जस्ट लाइक इंडिया और साउथ अफ्रीका। और इसी बीच आता है 2019 वर्ल्ड कप। इस वर्ल्ड कप में भी न्यूजीलैंड ने बहुत ही अच्छा खेला, कुछ अप्स एंड डाउन्स के साथ। टोटल खेले गए लीग स्टेज के 9 मैचेस में से न्यूजीलैंड 5 मैचेस जीतती है और पॉइंट्स टेबल पर पाकिस्तान के साथ बराबरी कर जाती है। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान दोनों ही 9 में से 5 मैचेस जीते हुए थे, लेकिन न्यूजीलैंड का रन रेट पाकिस्तान से काफी अच्छा था। एज ए रिजल्ट न्यूजीलैंड 4th नंबर पर क्वालिफाई करती है और पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो जाती है। इसके बाद फिर न्यूजीलैंड खेलती है सेमीफाइनल, एंड एज वी ऑल नो सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने इंडिया को एक रेन अफेक्टेड मैच में हरा दिया। वो मैच तो हम इंडियंस शायद कभी नहीं भूल पाएंगे। और फिर न्यूजीलैंड क्वालिफाई कर जाती है वर्ल्ड कप फाइनल्स के लिए। वर्ल्ड कप फाइनल में सामने थी होस्ट और वन ऑफ द बेस्ट व्हाइट बॉल टीम इंग्लैंड। फाइनल्स के लिए लोग काफी एक्साइटेड थे और पूरा क्रिकेटिंग वर्ल्ड इस मैच को बैठकर देख रहा था। मैच स्टार्ट होता है, न्यूजीलैंड के कैप्टन केन विलियमसन ने टॉस जीता और बैटिंग लिया। जनरली प्रेशर वाले मैचेस में टीम्स पहले बैटिंग करना प्रेफर करती है। न्यूजीलैंड की शुरुआत काफी मॉडरेट हुई थी, जो धीरे धीरे एक्सेलरेट करना चालू किया और एक समय के बाद इनका स्कोर 22 ओवर के बाद 103 रन पर केवल 1 विकेट था। लग रहा था कि ये टीम लगभग 300 के आसपास तक पहुंच सकती है, लेकिन फिर इंग्लैंड वापसी करती है और रेगुलर इंटरवल्स पर न्यूजीलैंड के विकेट गिरना चालू होते हैं। एज ए रिजल्ट न्यूजीलैंड की इनिंग्स 242 रन पर खत्म हो जाती है। पिच और कंडीशंस को देखते हुए स्कोर काफी मॉडरेट था और वैसे भी सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड इंडिया जैसे स्ट्रॉन्ग टीम के सामने 239 रन से डिफेंड करके आ रही थी, तो कॉन्फिडेंस वैसे भी काफी हाई होगा। फर्स्ट इनिंग्स के बाद लोगों के भी काफी मिक्स्ड रिएक्शंस थे। आगे फिर न्यूजीलैंड बॉलिंग करने उतरती है। बैटिंग टीम इंग्लैंड की भी कुछ वैसी ही शुरुआत होती है, लेकिन फिर न्यूजीलैंड गेम में आती है और रेगुलर इंटरवल्स पर विकेट लेना चालू करती है। एक समय इंग्लैंड का स्कोर 86 रन पर 4 विकेट था और इंग्लैंड मैच में काफी पीछे जा चुकी थी, लेकिन एक एंड पर बेन स्टोक्स टिके हुए थे और उनका साथ दे रहे थे जॉस बटलर। स्टोक्स और बटलर की एक बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप होती है। दोनों ने मिलकर इंग्लैंड के लिए 110 रन की पार्टनरशिप कर दी और अब स्कोर हो गया था 196 रन पर 4 विकेट। यहाँ से इंग्लैंड को जीतने के लिए 32 गेंद में केवल 46 रन चाहिए था और हाथ में थे 6 विकेट्स। लेकिन फिर लॉकी फर्ग्यूसन ने जॉस बटलर का विकेट लेकर मैच में फिर एक ट्विस्ट ला दिया। इसके बाद फिर टेल एंडर्स की बैटिंग चालू होती है, लेकिन एक एंड पर बेन स्टोक्स टिके हुए थे। एज ए रिजल्ट अब इंग्लैंड को आखिरी ओवर में जीतने के लिए 6 गेंदों में 15 रन चाहिए थे। बॉलिंग पे थे ट्रेंट बोल्ट और उन्होंने पहले 2 बॉल्स बिल्कुल पिन पॉइंट यॉर्कर डाला और डॉट करा दिया। एज ए रिजल्ट अब 4 बॉल्स में 15 रन चाहिए थे। स्टोक्स ने बोल्ट को स्लॉग स्वीप पर छक्का मार देते हैं। नाउ द स्कोर लाइन इज 3 गेंदों पर 9 रन और इस बॉल पर होता है शायद क्रिकेट हिस्ट्री का मोस्ट बिजार इंसिडेंट। बेन स्टोक्स ने मिड विकेट की ओर बॉल को मारा, पहला रन भागा और दूसरा रन भागते हुए बॉल उनके हाथ पर टकराती है और 4 रन के लिए चले जाती है। और अंपायर्स उसे 6 रन से दे देते हैं। अब ये डिसीजन इतना अनफेयर क्यों है और क्यों अंपायर्स यहाँ एक बहुत ही बड़ा चूक हो गया था, इस बात की चर्चा हम वीडियो में आगे करेंगे। नाउ मैच में 2 बॉल्स में केवल 3 रन चाहिए और ट्रेंट बोल्ट केवल 2 रन देते हैं। एज ए रिजल्ट मैच टाई हो जाता है और फिर खेला जाता है सुपर ओवर। और फिर सुपर ओवर्स के रूल सामने आते हैं और उन रूल्स में एक रूल था, इफ द सुपर ओवर इज टाइड द टीम हिटिंग मोर बाउंड्रीज इन देयर इनिंग्स विल विन द सुपर ओवर। यानी कि अगर सुपर ओवर टाई हो जाता है तो जिस टीम ने अपने इनिंग्स में ज्यादा बाउंड्रीज स्कोर कर रखे होंगे वो टीम ऑटोमेटिकली मैच जीत जाएगी। लेकिन सवाल तो यही है, आखिर ऐसा क्यों? क्या हमारे पास वर्ल्ड कप का एक डिजर्विंग विनर घोषित करने के लिए एक और सुपर ओवर खेलने का टाइम नहीं है? बाय द वे, इनिंग्स में इंग्लैंड ने टोटल 24 बाउंड्रीज लगाए थे और न्यूजीलैंड ने केवल 16। तो ऑब्वियसली न्यूजीलैंड को अब मैच जीतने के लिए सुपर ओवर में इंग्लैंड से ज्यादा रन बनाने थे। आगे फिर सुपर ओवर खेला जाता है एंड एज वी नो इंग्लैंड 6 बॉल्स में 19 रन बनाती है और न्यूजीलैंड भी 6 बॉल्स में 19 रन। आखिरी बॉल में न्यूजीलैंड को जब एक बॉल पर 2 रन चाहिए था तो वहाँ पर न्यूजीलैंड केवल 1 ही रन बना पाती है
और मार्टिन गप्टिल रन आउट हो जाते हैं और इस तरह इंग्लैंड को चैंपियंस घोषित कर दिया जाता है। England have won the World Cup by the barest of margins, by the barest of all margins. पता है न्यूजीलैंड मैच कहाँ हारी? एक रूल और एक अंपायर के मिस्टेक के कारण। रूल तो हमें पता है, वही बेतुका सा रूल कि दोबारा सुपर ओवर नहीं खेला जा सकता और बाउंड्री काउंट के हिसाब से टीम को चैंपियन बना दिया जाएगा। लेकिन सेकंड रीजन यानी कि अंपायर का गलती बहुत ही चौंकाने वाला है। याद है ये बॉल? इस बॉल में होती है अंपायर से एक बहुत ही बड़ा भूल। क्रिकेट रूल 19.8 के अनुसार सेकंड रन तभी काउंट किया जाता अगर फील्डर के बॉल थ्रो करने के समय दोनों बैट्समैन ने एक दूसरे को क्रॉस कर लिया होता। लेकिन जैसा कि यहाँ दिखाई दे रहा है, मार्टिन गप्टिल के थ्रो फेंकने के समय बेन स्टोक्स और आदिल रशीद तो आसपास भी नहीं थे, लेकिन फिर भी इस रन को काउंट किया जाता है और टोटल 6 रन दिए जाते हैं, जबकि केवल 5 रन दिए जाने चाहिए थे। और पता है क्या, इंपॉर्टेंट ये रन नहीं है, इससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट ये था कि अगर इस रूल को फॉलो किया जाता तो अब स्ट्राइक पर बेन स्टोक्स नहीं बल्कि आदिल रशीद होते, जो अंतिम के 2 बॉल्स को फेस करते। और जिस ट्रेंट बोल्ट ने बेन स्टोक्स के सामने रन नहीं बनने दिए, वो आदिल रशीद का क्या हाल करते, ये शायद हम सबको पता है। अंपायर अगर ये गलती ना करते तो शायद सुपर ओवर देखने को भी नहीं मिलता और न्यूजीलैंड ये मैच जीत जाती। मैच के खत्म होने के कुछ दिनों बाद ESPN क्रिकेट इन्फो के द्वारा एक आर्टिकल आता है। इस आर्टिकल के अनुसार उस मैच के अंपायर कुमार धर्मसेना कहते हैं, आई विल नेवर एवर रिग्रेट दिस डिसीजन। मुझे इस डिसीजन से कभी भी कोई भी पछतावा नहीं होगा। आगे वो कहते हैं, वन मस्ट अंडरस्टैंड दैट देयर वर टू मेनी थिंग्स ऑन आवर प्लेट। हमें बैट्समैन को रन्स कंप्लीट करते हुए भी देखना होता है, फील्डिंग भी देखना होता है, फील्डर के थ्रो को भी देखना होता है और साथ ही साथ बैट्समैन ने सेकंड रन लिया कि नहीं इस पर भी नजर डालनी होती है। सो वी assumed that they had crossed each other at the time of fielder releasing the ball। लेकिन सवाल तो ये है कि why we assumed, आखिर assume क्यों करना पड़ा? क्या इसे दोबारा चेक नहीं किया जा सकता था? जहाँ पर ग्राउंड्स पर सैकड़ों कैमरा लगे हुए होते हैं, क्या वहाँ दोबारा चेक नहीं किया जा सकता? और इसका भी आंसर आर्टिकल में लिखा है, there is no provision in the law to refer this to the third umpire as no dismissal was involved। यानी कि धर्मसेना इसे थर्ड अंपायर से चेक नहीं कर सकते थे क्योंकि इसमें कोई बैट्समैन आउट नहीं हुआ था और यहाँ पर हार होती है क्रिकेट की। इतना बड़ा वर्ल्ड कप का डिसीजन थर्ड अंपायर अपने सामने गलत होते हुए देख रहा था और वो इसमें कुछ भी नहीं कर सकता था। अंपायर को ये डिसीजन एज्यूम करना पड़ा जिसने न्यूजीलैंड से उनका वर्ल्ड कप छीन लिया और इसी के कारण ये वर्ल्ड कप का फाइनल बहुत ही कंट्रोवर्शियल था। अंपायर के इस लॉ, क्रिकेट के इन रूल से लोग बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है। एज ए रिजल्ट सवाल वही आता है कि डिड इंग्लैंड रियली विन द वर्ल्ड कप? मेरी माने तो नॉट लीगली।